प्यारे विद्यार्थियों, पिछला जो हमारा वीडियो था उसके अंतर्गत हमने अरस्तु के जो दास्ता और नागरिकता संबंधी विचार थे उनके ऊपर डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अरस्तु जो हैं उन्होंने क्रांति को परिभाषित किया है। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स का जो 5वां भाग है उस 5वें भाग में अरस्तु ने क्रांति संबंधी विचार बतलाए हैं और क्रांति को परिभाषित किया है। अरस्तु ने क्रांति का अर्थ बतलाया है कि संविधान या शासन में होने वाला किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा परिवर्तन क्रांति है। अरस्तु ने क्रांतियों के 5 प्रकार बतलाए हैं। पूर्ण क्रांति या आंशिक क्रांति, पूर्ण क्रांति किसको कहेंगे? शासन प्रणाली में यदि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो उसको अरस्तु पूर्ण क्रांति की संज्ञा देता है। यानी जब जनता है वो संपूर्ण संविधान या शासन प्रणाली को बदलने के लिए क्रांति करती है तो वो है पूर्ण क्रांति। और आंशिक क्रांति का अर्थ है कि संविधान के किसी एक भाग को बदलने के लिए क्रांति करना। तो पहला जो प्रकार बताया है वो पूर्ण क्रांति और आंशिक क्रांति, यानी यदि किसी संपूर्ण संविधान या शासन प्रणाली में बदलाव लाना है तो ये पूर्ण क्रांति मानी जाएगी। और यदि संविधान के किसी एक भाग को बदलने के लिए जनता क्रांति करती है तो वो आंशिक क्रांति मानी जाएगी। तो ये था पहला प्रकार, पूर्ण क्रांति, आंशिक क्रांति। दूसरा जो प्रकार है वो है रक्तपूर्ण और रक्तहीन क्रांति। रक्तपूर्ण जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि जब शासन प्रणाली को बदलने के लिए खून खराबा होता है तो यह रक्तपूर्ण क्रांति है। यानी अरस्तु ने बतलाया है कि मान लीजिए कोई शासन प्रणाली है और उसको बदलने के लिए मान लीजिए कोई मार काट खून खराबा होता है तो ये एक प्रकार से रक्तपूर्ण क्रांति होती है। और जब शासन प्रणाली में शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव किया जाता है तो ये रक्तहीन क्रांति होती है। तो जो दूसरा प्रकार था वो था रक्तपूर्ण और रक्तहीन क्रांति। यानी जब किसी शासन व्यवस्था को बदलने के लिए मान लीजिए कहीं खून खराबा होता है तो उसको तो रक्तपूर्ण क्रांति की संज्ञा दी गई है, और जहाँ पर शासन में शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव किया जाता है तो ये रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है। वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति, जो क्रांति का तीसरा प्रकार अरस्तु ने बतलाया है वो है वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। जब क्रांति किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध की जाती है तो यह क्रांति वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति कहलाती है। यानी मान लीजिए जनता है वो किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति करती है तो इस प्रकार की जो क्रांति है वो वर्ग विशेष के विरुद्ध जो क्रांति है वो कहलाती है। चौथा जो प्रकार है वो है व्यक्तिगत या गैर व्यक्तिगत क्रांति। यानी जब किसी व्यक्ति विशेष को बदलने के लिए क्रांति की जाती है तो यह व्यक्तिगत क्रांति कहलाती है। अर्थात मान लीजिए जनता है वो किसी व्यक्ति से संतुष्ट नहीं है, शासक से संतुष्ट नहीं है और उसको बदलने के लिए जो व्यक्ति क्रांति की संज्ञा दी जाती है। यानी किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध क्रांति करके उसको पद से हटाना। और गैर व्यक्ति क्रांति का अर्थ ये है कि जब किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध क्रांति न की जाकर क्रांति का उद्देश्य अन्य प्रयोजन होता है तो यह गैर व्यक्ति क्रांति कहलाती है। तो ये था क्रांति का चौथा प्रकार, व्यक्तिगत या गैर व्यक्तिगत क्रांति। यानी जब किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध क्रांति की जाती है तो वो व्यक्तिगत क्रांति, और टारगेट है वो व्यक्ति नहीं होता बल्कि क्रांति का उद्देश्य अन्य प्रयोजन होता है तो ये एक प्रकार से गैर व्यक्ति क्रांति कहलाती है। पांचवा जो प्रकार है वो है वाग्वीरों की क्रांति। यानी जब कोई वाग्वीर जो है या करिश्माई नेता अपने विचारों के माध्यम से क्रांति को जन्म देता है तो ये वाग्वीरों की क्रांति कहलाती है। यानी ऐसा मान सकते हैं हम कि जब कोई
करिश्माई नेता जो है वो अपने विचारों के माध्यम से क्रांति को जन्म दे देता है, तो यह वाघवीरों की क्रांति कहलाती है। अर्थात कोई जब करिश्माई व्यक्ति होता है, नेता होता है, वो अपने विचारों के माध्यम से क्रांति पैदा करता है, तो ये एक प्रकार से वाघवीरों की क्रांति है। कहने का मतलब ये है कि अरस्तु ने सबसे पहले क्रांति को परिभाषित किया है। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स का जो 5वां भाग है उसमें अरस्तु ने क्रांति संबंधी विचार व्यक्त किए हैं, और अरस्तु ने क्रांति को स्पष्ट शब्दों में ये बताया है कि क्रांति क्या है। तो इसमें बतलाता है कि संविधान में किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा परिवर्तन क्रांति कहलाता है। फिर मैंने अभी आपको बताया है कि 5 प्रकार क्रांतियों के बतलाए हैं। पहला जो प्रकार है वो उसमें ये बताया गया है कि पूर्ण क्रांति या आंशिक क्रांति, दूसरा रक्तपूर्ण या रक्तहीन क्रांति, तीसरा वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति, चौथा व्यक्तिक या गैर व्यक्तिक क्रांति, 5वां वाघवीरों की क्रांति। अब देखिए क्रांतियों के कारण, तो अरस्तु ने क्रांतियों के 3 प्रकार के कारण बतलाए हैं कि क्रांति कैसे होती है। तो क्रांति का सामान्य कारण, क्रांतियों के विशिष्ट कारण और विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणालियों में क्रांतियों के विशेष कारण। तो पहला जो अरस्तु ने जो क्रांति का जो सामान्य कारण बतलाया है उसमें अरस्तु ने बताया है कि जो असमानता की जो भावना है, यानी समाज में मान लीजिए सभी के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता, असमानता का व्यवहार किया जाता है, तो ये एक प्रकार से क्रांति का सामान्य कारण बनता है। दूसरा जो है वो क्रांतियों का विशिष्ट कारण। तो विशिष्ट कारण में अरस्तु ने अनेक कारणों को रखा है जो क्रांतियों के लिए उत्तरदायी हैं। इसमें शासकों की उद्दंडता है, भय की भावना है, जनता का आर्थिक शोषण, मध्यम वर्ग का अभाव, शासकों की उदासीनता, विदेशियों को उच्च पदों पर नियुक्त करना, लाभ, पुरस्कार और सम्मानों का अन्यायोचित वितरण करना, शासक वर्ग द्वारा छोटे छोटे परिवर्तनों की ओर ध्यान न देना, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करना, शासक वर्ग द्वारा आमोद प्रमोद में डूबे रहना। तो ये अरस्तु ने कुछ क्रांतियों के विशिष्ट कारण बताए हैं, जैसे कि शासक हैं वो जनता के प्रति समर्पित नहीं होते, उद्दंडता का भाव प्रदर्शित करते हैं, जनता को एक प्रकार से भय दिखाते हैं, जनता का आर्थिक शोषण करते हैं, मध्यम वर्ग का अभाव, यानी देखिए अमीरी और गरीबी के बीच में एक मध्यम वर्ग होता है जो उसमें एक प्रकार से समाज में जो स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो ये जो मध्यम वर्ग होता है इसमें यदि कमी आनी शुरू हो जाती है या इसका अभाव होना शुरू हो जाता है तो ये क्रांति का कारण बनता है। शासकों की उदासीनता है, मतलब जनता के कार्यों, जनता के प्रति लोक कल्याण के कार्य नहीं करते, जो सामान्य या जो स्थानीय जनता है उसको उच्च पदों पर आसीन न करके अपने जो सगे संबंधी हैं, भाई भतीजावाद की जो प्रवृत्ति है वो है, या स्थानीय जनता की उपेक्षा करके विदेशियों को उच्च पदों पर नियुक्त करना, लाभ और पुरस्कार देते समय भाई भतीजावाद करना या उसका अन्यायोचित तरीके से वितरण करना। देखिए कई बार छोटे छोटे परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन जब शासक है वो उन छोटे छोटे परिवर्तनों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है, तो ये आगे चलकर एक क्रांति का मुख्य कारण बनता है। सार्वजनिक धन यानी जो जनता का पैसा होता है उसका दुरुपयोग करना, शासक वर्ग द्वारा संगीत, आमोद प्रमोद, मनोरंजन में डूबे रहना, तो ये क्रांतियों के विशिष्ट कारण हैं जो अरस्तु ने बतलाए हैं। तो अभी तक अरस्तु ने 2 प्रकार बतलाए हैं, क्रांतियों के कारणों के 2 प्रकार बतलाए हैं। एक तो क्रांति का सामान्य कारण जिसमें मैंने आपको बताया है असमानता की भावना है वो सामान्य कारण है, और क्रांतियों के विशिष्ट कारणों में हमने 8-10 जो कारण हैं, मेजर जो कारण हैं, उनके बारे में आपको बताया है। तीसरा जो है वो है विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणालियों में क्रांतियों के विशिष्ट कारण। विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणालियों का मतलब है
कि जैसे राजतंत्र में क्या कारण है क्रांति का, निरंकुश तंत्र में क्या कारण है, कुलीन तंत्र में क्या कारण है, वर्गीय तंत्र या धनिक तंत्र में क्रांति का क्या कारण है, पॉलिटी में क्या कारण है, भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र में क्या कारण है। कहने का मतलब है कि विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों में क्रांतियों के विशेष कारण, तो ये क्रांतियों के कारण संबंधी, विशेष कारण संबंधी, पहला है प्रजातंत्र में क्रांति। तो अरस्तु इसमें ये बतलाता है कि समानता की भावना का अभाव होना, जो वाग्वीर हैं उनका उच्छृंखल व्यवहार, तो ये जो है ये क्रांति के कारण बनते हैं। तो प्रजातंत्र में अरस्तु ने क्रांति का क्या कारण बताया है, एक तो समानता की भावना का अभाव यानी असमानता की भावना और वाग्वीरों का उच्छृंखल व्यवहार, ये दो मेजर कारण बताए हैं जो क्रांति के लिए प्रजातंत्र में उत्तरदायी हैं। दूसरा जो राजतंत्र में क्रांति का जो कारण बताया है वो ये है कि क्रांति के लिए बाह्य कारण उत्तरदायी नहीं होते। राजतंत्र में शासक वर्ग के जो आंतरिक और पारिवारिक जो झगड़े होते हैं, गृह क्लेश होते हैं, वो एक प्रकार से क्रांति के कारण बनते हैं। तो राजतंत्र में क्रांति का क्या कारण है, तो इसमें अरस्तु ने बताया है कि राजतंत्र में क्रांति का आंतरिक कारण ही उत्तरदायी है, जैसे पारिवारिक झगड़े, गृह क्लेश, ये सब। तीसरा जो है वो है कुलीन तंत्र में क्रांति। तो कुलीन तंत्र में क्रांति के लिए अरस्तु ये बतलाया है अरस्तु ने कि इसके अंतर्गत यह भावना क्रांति का कारण बनती है कि जब एक वर्ग किसी एक बात में अन्य से भिन्न है तो वो सभी बातों में अन्यों से भिन्न होना चाहिए। तो कुलीन तंत्र में ये भावना आ जाती है कि एक व्यक्ति, एक वर्ग जब किसी एक बात में अन्य से भिन्न है तो सभी बातों में वह अन्यों से भिन्न होना चाहिए। इस प्रकार की जो भावना है वो कुलीन तंत्र में क्रांति के लिए उत्तरदायी होती है। निरंकुश तंत्र में क्रांति का क्या कारण है, तो इसके अंतर्गत घृणा है, तिरस्कार, लोभ प्रलोभन, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, अन्याय, आतंक का वातावरण आदि क्रांति के कारण बनते हैं। तो निरंकुश तंत्र में क्रांति का जो विशेष कारण है वो अरस्तु ने बतलाया है कि घृणा, तिरस्कार का वातावरण, लोभ प्रलोभन, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, अन्याय और आतंक का वातावरण, ये सब निरंकुश तंत्र में क्रांति के कारण है। धनिक तंत्र में जो क्रांति का अरस्तु ने कारण बताया है विशेष कारण, वो ये है कि इसके अंतर्गत जब उच्च योग्यताधारी व्यक्तियों के साथ अन्याय किया जाता है, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया जाता है, तो ये क्रांति के कारण बनते हैं। इस प्रकार अरस्तु ने विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों में क्रांतियों के विशिष्ट कारण बताए हैं, जैसे प्रजातंत्र में, राजतंत्र में, कुलीन तंत्र में, निरंकुश तंत्र में, धनिक तंत्र में। उसी प्रकार जैसे अरस्तु ने क्रांतियों के 3 कारण बताए हैं कि क्रांति का सामान्य कारण क्या है, क्रांति का विशिष्ट कारण क्या है और विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणालियों में क्रांतियों का विशिष्ट कारण क्या है, ठीक उसी प्रकार इसका जस्ट हम यदि उल्टा कर देंगे तो वो क्रांतियों से बचने के उपाय आ जाएंगे। तो हमने पढ़ा सामान्य कारण क्या है क्रांति का, तो इससे आ जाएगा क्रांति से बचने का सामान्य उपाय। हमने पढ़ा विशेष कारण क्या है क्रांति का, तो इसको उल्टा कर देंगे तो क्रांतियों से बचने के विशिष्ट उपाय। हमने तीसरा कारण पढ़ा था विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारण, तो इसमें इसका उल्टा करेंगे तो आ जाएगा विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणालियों में क्रांति से बचने के विशिष्ट उपाय। तो पहला जो कारण है वो कारण ये था कि असमानता की भावना है वो क्रांति का कारण बनती है, तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे सामान्य उपाय में, तो वो क्या आ जाएगा, सभी नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार या बर्ताव करना। तो पहला जो क्रांतियों से बचने का जो अरस्तु ने उपाय बताया है, सामान्य उपाय बताया है, वो ये है सभी नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार किया जाना। तो पहला क्रांति से बचने का उपाय तो ये है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना। दूसरा जो है वो क्रांतियों से बचने के विशिष्ट उपाय, तो इसमें जो क्रांतियों के विशिष्ट जो कारण थे उसका हम यदि उल्टा कर देंगे तो वो विशिष्ट उपाय हो जाएंगे। जैसे जनता के साथ उचित व्यवहार करना, लाभों, पुरस्कारों, सम्मानों का न्यायोचित वितरण करना, मध्यम वर्ग को बढ़ावा देना, छोटे छोटे परिवर्तनों की तरफ ध्यान देना, विदेशी समस्याओं की तरफ जनता करना, विदेशियों की तुलना में स्थानीय लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त करना, सार्वजनिक धन का उचित वितरण करना आदि उपायों को अपनाकर क्रांतियों से निजात पाया जा सकता है।
तो ये जो हमने क्रांतियों के विशिष्ट जो कारण बताए थे, इसका हम जस्ट यदि उल्टा कर देंगे तो वो क्रांतियों से बचने के विशिष्ट उपाय आ जाएगा। अब तीसरा जो है कि विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणालियों में हम कारणों में ये देखा था कि विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणालियों में क्रांतियों का विशिष्ट कारण क्या है, तो जस्ट इसका हम उल्टा यदि करते हैं तो वो उपाय बन जाएगा कि विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणालियों में क्रांतियों से बचने का विशिष्ट उपाय क्या है। तो प्रजातंत्र में विशिष्ट उपाय क्या है? लोगों के साथ समान व्यवहार करना, वाग्वीरों पर उचित नियंत्रण स्थापित करना, ये प्रजातंत्र में क्रांति से बचने का विशिष्ट उपाय है। आगे यदि हम देखते हैं कि राजतंत्र में विशिष्ट उपाय क्या है, तो राज परिवार द्वारा जो आंतरिक झगड़े हैं, पारिवारिक झगड़े हैं, उनके ऊपर नियंत्रण रखना, तो ये आ जाएगा आपके राजतंत्र में विशिष्ट उपाय। आगे हम देखते हैं कुलीन तंत्र में विशिष्ट उपाय क्या है, तो इस भावना का अभाव कि एक बात में असमान है तो सभी बातों में असमान होंगे, इस बात को लागू नहीं करना चाहिए, इस भावना का अभाव रखना चाहिए, तो इसे कुलीन तंत्र में क्रांति से बचा जा सकता है। ये कुलीन तंत्र में विशिष्ट उपाय है क्रांतियों से बचने का। नेक्स्ट जो है वो है कि निरंकुश तंत्र में विशिष्ट उपाय क्या है, तो इसमें हम देखते हैं कि घृणा, तिरस्कार, महिलाओं का उत्पीड़न, अन्याय का अभाव, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये उपाय में आ जाएंगी निरंकुश तंत्र में। नेक्स्ट जो है वो है कि धनिक तंत्र में विशिष्ट उपाय क्या है, तो धनिक तंत्र में ये है कि सार्वजनिक धन का उचित वितरण करना, उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार करना, तो ये एक प्रकार से धनिक तंत्र में क्रांतियों से बचने का विशिष्ट उपाय है। तो आज का जो वीडियो था इसमें हमने ये देखा है कि अरस्तु जो है वो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स जो है उसका जो 5वां भाग है उसमें क्रांति के संबंध में विचार व्यक्त करते हैं, फिर वो क्रांति को परिभाषित करते हैं। क्रांति को परिभाषित करते हुए संक्षेप में ये कहते हैं कि संविधान या शासन में होने वाला किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा परिवर्तन क्रांति कहलाता है। फिर 5 प्रकार क्रांतियों के बतलाते हैं, फिर क्रांतियों के कारण बतलाते हैं, क्रांति का सामान्य कारण क्या है, क्रांति का विशिष्ट कारण क्या है, विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणालियों में क्रांति का विशिष्ट कारण क्या है, फिर इसके बारे में डिस्कस किया है। आगे फिर अरस्तु ने उपायों के बारे में चर्चा की है, तो क्रांतियों से बचने का सामान्य उपाय क्या है, विशिष्ट उपाय क्या है, फिर विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणालियों में क्रांतियों से बचने संबंधी उपाय क्या हैं, इन सब मुद्दों पर आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आगे के वीडियो इसी क्रम में जारी रहेंगे। आगे के वीडियो में अरस्तु के न्याय संबंधी विचार, शिक्षा संबंधी विचार, इनके ऊपर चर्चा होगी। धन्यवाद।